किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में हमें कब कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें छिड़काव विधि से यानी स्प्रे के माध्यम से हमें अपनी खड़ी फसल में देना चाहिए, जिससे हमारे पौधे का विकास सही से हो सके, कल्ले अच्छे आ सकें, अधिक फुटाव हो सके, हरियाली रहे, हमें ज़्यादा और अच्छा उत्पादन मिल सके। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो आज की आप सभी के लिए होने वाली है। आज की वीडियो में हम संपूर्ण छिड़काव आपको बताने वाले हैं, मतलब गेहूँ की बुआई से लेके गेहूँ की कटाई तक कौन कौन सा स्प्रे आपको करना चाहिए। यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार ही आपको छिड़काव करना है। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलता हूँ तो आप डाल दीजिए। अपने फसल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप इन स्प्रे का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि गेहूँ की बुआई के बाद से लेके गेहूँ की कटाई तक कौन कौन से छिड़काव करने चाहिए, तो यहाँ पे हम 10 से 11 स्प्रे आपको बताने वाले हैं। 10 से 11 तरीके, 10 से 11 फार्मूले आपको बताने वाले हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपकी फसल कैसी है। अगर आपकी फसल अच्छी है तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तब कौन सा चीज़ डालना है। तो हम आपको मतलब जब कोई भी चीज़ बताएंगे तो उसके साथ में ये भी बताएंगे कि हाँ, अपनी किस फसल में आपको इसका इस्तेमाल करना है जिससे ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। शुरुआत करते हैं सबसे पहले छिड़काव के बारे में। सबसे पहला स्प्रे आपको कब करना होता है, तो जब आप गेहूं की बुआई कर देते हैं तो बुआई करने के 25 से 35 दिन के बीच में आपको पहला छिड़काव करना चाहिए। 30 दिन तक आपको अवश्य कर देना चाहिए। तो पहले छिड़काव के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं NPK 19-19-19 का, और सबसे ज़्यादातर किसान भाई यही NPK पहले छिड़काव के रूप में यानी पहले स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका सही समय 25 दिन के बाद से लेके 30 दिन या फिर अधिकतम 35 दिन तक ही रहता है। वैसे आप चाहें तो NPK 19-19-19 का इस्तेमाल 2 बार भी कर सकते हैं। 2 बार डालने से और अच्छा लाभ आपको किसान साथियों में मिलने वाला है। तो जो NPK 19-19-19 होता है, इसके इस्तेमाल से पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है, अच्छे कल्ले, अच्छी फुटाव होता है, हरियाली आती है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन पौधे अच्छे से बना पाते हैं। मतलब सब कुछ अच्छा रहता है, जिससे बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम जानें कितनी मात्रा में आपको देना चाहिए, तो इसकी किसान साथियों आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। मेरे हिसाब से केवल एक बार डालने से भी बढ़िया लाभ मिल जाएगा। तो 30 दिन के आसपास या फिर अधिकतम 35 दिन तक आपको इसका इस्तेमाल गेहूं में कर देना चाहिए। अब जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं तो इस अवस्था में आप कुछ और चीज़ों का भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, NPK 19-19-19 के साथ में हम ज़्यादातर किसान साथी सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी इस्तेमाल 25 दिन, 30 दिन या 35 दिन तक आपको, मतलब पहला पानी लगाने के बाद आपको सागरिका और NPK 19-19-19 डालना होता है बढ़िया लाभ पाने के लिए। अब यहाँ पे किसान साथियों एक चीज़ का इस्तेमाल आप चाहें तो और कर सकते हैं, वो है जिंक। लेकिन यहाँ पे आपको जिंक का इस्तेमाल करना है जो आती है इरिटेट जिंक, जो आती है चिलेटेड जिंक, क्योंकि NPK 19-19-19 में फास्फोरस होता है। फास्फोरस के साथ हम जो सामान्य जिंक होती है उसको नहीं मिला सकते हैं। तो इसलिए जो 12% वाली जिंक आती है, जिसको हम इरिटेट जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक, इसका छिड़काव आप चाहें तो कर सकते हैं 25 से 35 दिन के बीच में। और इसकी जो मात्रा रहेगी 125 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अगर आप ये 3 चीज़ें पहले शुरुआती रूप में डाल देते हैं, बढ़िया लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, जिंक से भी अच्छा लाभ मिलेगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाते हैं काफ़ी अच्छे से बना पाएंगे, जिससे पौधे का फसल का विकास अच्छे से सही मात्रा में हो पाएगा। तो पहला चीज़ आपको डालना है 19-19-19, साथ में सागरिका, साथ में जिंक आप चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपने मिट्टी में जिंक डाला हुआ यूरिया के साथ में, तो यहाँ पे जिंक को आप हटा भी सकते हैं। और मान लीजिए आपने सागरिका दानेदार मिट्टी में डाला हुआ है, तो यहाँ पे सागरिका का छिड़काव आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं अगला चीज़ आपको क्या डालना होता है। अगले NPK के रूप में हम डालते हैं NPK 12-61-0। अब 12-61-0 आपको कब डालना है, वैसे आपको डालने की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है। अगर आपकी फसल थोड़ा अच्छी है तो मत डालिएगा। मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारी फसल 30 दिन से 40 या 45 दिन की होती है, तब उसमें जड़ों का विकास अगर नहीं हो पाता है, किसी भी कारणवश, मान लीजिए ज़्यादा पानी लग गया हो, कुछ भी ऐसा हो गया हो जिससे जड़ों का विकास सही रूप से ना हो पाया हो, तो हम इस NPK का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जड़ें सही से विकसित हो सके, जिससे ज़्यादा कल्ले हमें मिल सके। क्योंकि कल्ले निकलने का समय जो होता है 25 दिन से 50 दिन के बीच में ही होता है। तो इस अवस्था में मान लीजिए आपके पौधे में ऐसी समस्या आ रही कि हाँ, कल्लों का विकास नहीं हुआ है और जड़ों का विकास खासकर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो अच्छे जड़ विकास के लिए आप NPK 12-61-0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 61% फास्फोरस होता है। इससे आपके जड़ों का विकास अच्छे से हो पाएगा। तो अगर आपकी गेहूँ की ऐसी कंडीशन है कि हाँ, पौधे में जड़ों का विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कल्ले
कल्ले नहीं आए हैं, फुटाव हुआ ही नहीं है, तो आप चाहें तो 1261 भी डाल सकते हैं, या फिर आप 1744 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 दिन से 50 दिन के बीच में आपको इसकी भी 1 से लेके लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डालना चाहिए। अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। अब हम किसान साथियों एक ऐसा फार्मूला आपको बताने वाले हैं, ये किसान साथी उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिनके पौधे में अभी उनकी फसल मान के चलिए 25 से 50 दिन के बीच की है। उनके पौधे में कल्लों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, पौधे में पीलापन है, पत्ते एकदम पीले पीले आपको नज़र आ रहे हैं, पौधा केवल सिंगल ही उसमें मतलब ज़्यादा बिल्कुल भी कल्ले आए ही नहीं, 1 या 2 कल्ले ही आए हैं। तो ऐसे किसान साथी को क्या करना चाहिए, ना तो जड़ों का विकास हुआ है, ना ही ज़्यादा कल्ले आए हैं, बहुत पतले पतले आपके पौधे भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे किसान भाई जिनकी फसल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। इसका छिड़काव करेंगे तो बेझिझक आप अच्छे कल्ले ले पाएंगे, ज़्यादा फुटाव ले पाएंगे। तो इसमें आपको 3 सामग्री चाहिए। सबसे पहले आपको लेना है यूरिया। अब यूरिया जो आती है यहाँ पे हम छिड़काव विधि आपको बताने वाले हैं। तो जो यूरिया दानेदार आती है इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो पहली चीज़ 1 kg यूरिया हो गया। दूसरी चीज़ आपको लेनी है DAP। जो DAP हम मिट्टी में डालते हैं वही DAP आपको लेना है 2 किलोग्राम। और तीसरी चीज़ आपको लेना है पोटास। जो MOP पोटास आता है 60% वाला, यहाँ पे उसको आपको लेना है 1 किलोग्राम। तो 3 चीज़ें आपने ले ली। अब DAP को आपको 24 घंटा पहले भिगो देना है, क्योंकि DAP घुलने में थोड़ा सा टाइम देती है। या फिर आप बारीक बारीक पीस के भी मतलब जल्दी घुलने के लिए ऐसा भी आप अपना सकते हैं। जो भी करिए 24 घंटे के पहले भिगोएंगे तो 24 घंटे के बाद पिघल जाएगी, गल जाएगी। तो DAP को 1 दिन पहले भिगोना है। बाकी 2 चीज़ें जब आप छिड़काव करें उससे पहले आप भिगो दीजिएगा। इसके बाद में इसको मतलब अलग अलग घोल बनाना है आपको, इकट्ठा इसको नहीं मिलाना होता है, क्योंकि पोटास और यूरिया को हम मिला तो सकते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम सभी का अलग अलग घोल बनाएंगे। उसके बाद में हम इसका छिड़काव अपनी खड़ी फसल में कर देंगे। आप चाहें तो इसके साथ में अब यहाँ पर हम बता दें, जो आपका यूरिया 1 kg है, DAP 2 kg है, पोटास आपका 1 kg है। तो ये जो फार्मूला तैयार होने वाला है, यहाँ पर हम घर पर NPK ऐसे हम बना सकते हैं। तो ये जो NPK बन के आपका तैयार होगा, इसमें 64% नाइट्रोजन रहेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जो यूरिया होती है किसान साथियों इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, जबकि जो DAP होती है इसमें भी 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 18-46 मिला के 64% आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। फास्फोरस यहाँ पे किसान साथियों आपका होने वाला है 46, यानी यहाँ पे N हो जाएगा 64 और आपका P हो जाएगा 46 और आपका K यानी आपका पोटेशियम हो जाएगा 60, क्योंकि MOP में 60% पोटेशियम पाया जाता है। तो ये आपका जो फार्मूला तैयार होगा 64, 46, 60 का तैयार होने वाला है। काफ़ी दमदार NPK आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। और इसके साथ आप चाहें तो सागरिका जो आती है लिक्विड वाली, उसको भी आप 300 ml के हिसाब से डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और आप चाहें तो किसान साथी इसके साथ 12% वाले जिंक भी मिला के डाल सकते हैं, तब इसका असर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आप ये 4 चीज़ें डाल देते हैं, मतलब आप यूरिया, DAP, पोटास, इसका ये आप लिक्विड तैयार करके स्प्रे कर देते हैं। इसके साथ में अगर आप सागरिका भी डाल देते हैं, इसके साथ में अगर आप 12% वाले जिंक भी डाल देते हैं 125 से 150 ग्राम, और सागरिका अगर आप डाल देते हैं 300 ml के आसपास, तो काफ़ी बढ़िया लाभ आपको दिखाई दे जाएगा। आपके पौधे में जो कल्ले का विकास है उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी, जड़ों के विकास में तेज़ी आएगी, आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी, क्योंकि आपने बहुत ही तगड़ा एक स्प्रे अपनी फसल में डाल दिया है। ये किसान साथियों केवल उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी फसल काफ़ी कमज़ोर है। अगर आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है तभी आप ये फार्मूला डालिएगा। तो ये भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आपको अपनी फसल में कौन सा डालना होता है। तो ये उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी फसलें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। अब हम बता देते हैं एक कल्ले बढ़ाने वाला फार्मूला। जिनकी फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है फिर भी उनमें ज़्यादा कल्ले नहीं आए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी फसलें तो ठीक ठाक होती है लेकिन कल्ले का विकास नहीं हुआ। तो आज हम एक ऐसा सूक्ष्म तत्व का एक फार्मूला आपको बताने वाले हैं, अगर आप ऐसा डालते हैं तो भी आपके गेहूँ में ज़्यादा कल्ले आने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल किसान भाई लगभग 30 से 35 दिन के बीच में आप करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। 25 से 35 दिन का समय काफ़ी अच्छा समय इसका होने वाला है, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो इसमें कल्ले बढ़ाने के लिए आपको 5 से 6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। मतलब अगर आपकी फसल ठीक ठाक है लेकिन कल्ले नहीं आए हैं तो आपको ये डालना है। तो उसमें आपको डालना है, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे हम जो जो सामग्री आपको बताएंगे अगर आपने इसका इस्तेमाल इससे पहले कर दिया है तो इस घोल में आपको उसको सम्मिलित नहीं करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले जिंक का इस्तेमाल आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए आपने बाई चांस जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में कर दिया है तो यहाँ पे आप जिंक मत मिलाइएगा। इसी तरह से हम सागरिका भी आपको बताएंगे। तो बाई चांस आपने सागरिका दानेदार डाल दिया है तो यहाँ पे सागरिका का इस्तेमाल, मतलब कोई भी एक खाद आपको 2 बार डालने की आवश्यकता नहीं है। आपका
पैसा ही बर्बाद होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक किसान साथियों 3 तरह से आती है। पहली आती है 33% वाली। तो अगर आपको 33% वाले जिंक मिलती है तो उसकी आपको 750 ग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना है। बाई चांस आपको ये नहीं मिलती है तो जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और मान लीजिए आप ये भी नहीं डालना चाहते हैं तो जो 12% वाली जिंक आती है जिसको हम इरिटेट जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक, तो आपको इरिटेट जिंक की किसान साथियों 125 से 150 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तीनों में से किसी एक जिंक का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। और अगर आपने मिट्टी में पहले से जिंक डाल दिया है या बाई चांस पहले छिड़काव कर दिया है तो आपको जिंक नहीं डालना है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट आता है 19% वाला, इसकी आपको आधा किलोग्राम मात्रा यानी 500 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम एप्सम साल्ट नाम से भी जानते हैं, आसानी से मिल जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको लगभग 1 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। चौथी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। जो मैग्नीज सल्फेट आता है इसकी आपको 250 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। पांचवी चीज़ आपको यहाँ पे लेना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। छठवीं चीज़ यहाँ पे आपको लेना है सागरिका। जो सागरिका लिक्विड आती है, सागरिका तरल रूप में आती है, उसकी यहाँ पे आपको 300 ml मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगली चीज़ आपको लेनी है यूरिया। यूरिया जो दानेदार आती है इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें आपको बताई, लगभग हमने 2, 2, 4, 2, 6, 7 चीज़ें आपको बता दी। तो ये सातों चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, आपके पौधे में कल्ले के फुटाव में काफ़ी तेज़ी आने वाली है। आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी, जिससे अधिक से अधिक कल्लों का विकास होगा। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से अच्छे होने वाली हैं। तो अगर आपकी फसल थोड़ा अच्छी है लेकिन ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं तो आपको ये फार्मूला अपना लेना है। जिंक और जो हमने बताया फेरस, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, यूरिया, बोरोन, सागरिका। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपके पौधे कमज़ोर है तो इससे पहले जो हमने NPK आपको बताया है घर पे बनाना, यूरिया, पोटास और DAP मिला के आप वो भी डाल सकते हैं। मतलब अपने फसल की आवश्यकता अनुसार ही आपको डालना है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तभी वो NPK डालिएगा, अन्यथा आपको यही डालना चाहिए, बेहतर काम करेगा। अब हम जान लेते हैं अगली चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम जाने कि और हम कौन सी चीज़ें छिड़काव के रूप में डालते हैं तो हम जिंक की बात ही कर लेते हैं। जिंक हमने नहीं बताया। वैसे जिंक को आपको स्प्रे की विधि से भी आप डाल सकते हैं, मिट्टी में भी आप जिंक डाल सकते हैं। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में जब आप पहली बार यूरिया डालते हैं, मतलब पहले पानी पे यूरिया डालते हैं, तब आपको 33% वाला 5 kg या फिर 21% वाला 8 किलोग्राम डाल देना चाहिए आपको जिंक सल्फेट जो आता है। और बाई चांस आप नहीं डालना चाहते हैं मिट्टी में तो इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं। जिंक को आप स्प्रे विधि से भी दे सकते हैं। तो अगर आप जिंक का इस्तेमाल स्प्रे विधि यानी छिड़काव विधि से अपनी फसल में करेंगे तो इसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना पड़ेगा, जबकि मिट्टी में डालेंगे तो केवल 1 बार से ही काम चल जाएगा। तो अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो जो 33% वाले जिंक आती है इसकी 750 ग्राम मात्रा लगती है। और जो आती है 21% वाले जिंक इसकी 1 किलोग्राम। जो 12% वाली आती है इसकी 125 से 150 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। इसकी पहली छिड़काव आपको 30 से 35 दिन पे कर देनी चाहिए। दोबारा से फिर से आप लगभग 15 से 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद, मतलब पहले पानी के बाद आप पहला छिड़काव कर दीजिए, दूसरे पानी के बाद दूसरा छिड़काव करेंगे तो भी अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। तो आप जिंक का भी छिड़काव स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी में न दिया हो तभी आपको जिंक का छिड़काव यहाँ पे करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली चीज़ हम क्या देते हैं स्प्रे के रूप में। तो अगली चीज़ हम देते हैं NPK जो आता है 05234। ये काफ़ी ज़रूरी NPK है। इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना है, जिससे आपके गेहूँ में बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। तो जो आता है 05234 जिसमें 52% आपका पाया जाता है फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसका इस्तेमाल हम गबोर्ड अवस्था में करते हैं। गबोर्ड अवस्था से मतलब ये होता है जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उससे पहले वाली अवस्था, जब तने आपके गोल हो जाते हैं तब आपको 05234 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर तक डालना होता है। और जब आप 05234 डालते हैं तो इस अवस्था में आपको 1-2 चीज़ें और डालनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप गबोर्ड अवस्था में डालते हैं तो काफ़ी अच्छे से पॉलिनेशन होता है, परागण अच्छे से होता है, अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ में सागरिका लिक्विड भी आप 300 ml के आसपास डालेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा, अच्छी वाली आएंगी। अब अगली चीज़ आप डाल सकते हैं NPK 13045। इसका इस्तेमाल आप करते हैं दाने भरते समय, और दाने भरते समय इसको डालने से अच्छा लाभ मिलता है। इसमें 13% नाइट्रोजन
नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब बालियाँ मतलब भरते समय, दाने भरते समय आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा आपको 0050 का ही छिड़काव करना चाहिए, वो बेहतर काम करेगा। तो 0050 डालें या फिर 13045 कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं दाने भरते समय। अगली चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं नैनो यूरिया के बारे में, क्योंकि इसको भी हम छिड़काव विधि से ही प्रयोग करते हैं, स्प्रे विधि से ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, इफ्को की नैनो यूरिया आती है और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल जब हम अपने गेहूं में टॉप ड्रेसिंग के द्वारा जो हम यूरिया डालते हैं, मतलब पहले पानी के बाद और दूसरे पानी के बाद जो हम यूरिया खाद डालते हैं, उसकी जगह पे आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। मतलब पहले पानी के बाद आप पहली बार नैनो यूरिया डालिएगा, उसके बाद में दूसरे पानी के बाद आप दूसरी बार नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 2 से लेकर 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इफ्को की नैनो यूरिया का छिड़काव अपनी खड़ी फसल में करना चाहिए। नैनो यूरिया के साथ आप जो आता है सागरिका वगैरह आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। बस कोई ऐसी खाद नहीं डालनी है जिसमें किसान साथियों आपका नाइट्रोजन पाया जाता हो, बाकी सारी खादें आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सारा NPK बहुत सारी खादों के बारे में आपको बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सारी खादें आपको डालनी ही डालनी है। अपनी आवश्यकता अनुसार ही आपको चयन करना कि हाँ हमारी फसल ज़्यादा कमज़ोर है तो हमें क्या डालना है, कम कमज़ोर है तो हमें क्या डालना है, अधिक कल्ले पाने के लिए हमें क्या करना है, अच्छी ग्रोथ पाने के लिए हमें क्या करना है, हमने आपको मतलब वीडियो के साथ साथ में बता भी दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।